तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 395 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो शैली होती है वो अचानक से वैरन को किस कर देती है, जिससे कि ये दोनों के दोनों शर्म से पानी पानी हो चुके होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। और जो एली लोग होते हैं वो भी छुप के ये सब कुछ देख रहे होते हैं, वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि याना हैरान क्यों है, उसको क्या समझ आया है। अभी जो शैली होती है वो शर्मा के यहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे से शर्म के मारे पूरे एक हफ्ते तक बाहर नहीं आती। और ये सारी बातें जो एली की बच्चियां होती है लाइव स्ट्रीम में बता रही होती है अपनी। ये दोनों लड़कियां अभी लाइव स्ट्रीम में बोल रही होती हैं, अंकल बिग मामा से माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिग मामा दरवाजा नहीं खोल रही हैं। जो बिग मामा है वो अंकल से माफी मांग रही है और बोल रही है कि उनसे बात ना करें। तो गाइस अब आप सब पूछोगे कि अब उनकी सिचुएशन क्या है। लाइव स्ट्रीम की कमेंट में जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं, नहीं हमने तो ये नहीं पूछा। लेकिन ये दोनों लड़कियां फिर भी आपस में बोल रही होती है, तो बताओ क्या बोलती हो, हम इन्हें बता दें। लोग अभी कमेंट कर रहे होते हैं, आखिर ये दोनों कर क्या रही हैं? जो तुम बोल रही हो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये दोनों जबरदस्ती अपनी ऑडियंस को उनके बारे में बता रही होती हैं। ये बोलती हैं, उन दोनों के बीच अभी चीजें काफी ज्यादा अजीब हैं। यानी कि जो वैरन और शैली होते हैं अब भी शर्म के मारे एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे होते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बस का सीन, जिसके अंदर बैठा होता है अभी युंडो। युंडो अभी काफी ज्यादा सहमा हुआ लग रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, मैं फाइनली अब वहाँ जाके देख सकता हूँ। मैं फाइनली अब अपने छोटे भाई हियोंडोंग ली से मिल पाऊंगा। मैं वहाँ से भागने में कामयाब रहा, लेकिन इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जब युंडो सेकंड एफिलिएट से भागने की कोशिश कर रहा था। युंडो चुपचाप से सेकंड एफिलिएट से निकलते हुए खुद से बोल रहा होता है, जंग की वजह से सेकंड एफिलिएट अब कमजोर हो चुकी हैं। एग्जीक्यूटिव्स का भी अभी इलाज चल रहा है और सिक्योरिटी अभी काफी ज्यादा कमजोर है। ये मेरे लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट मौका है यहाँ से भागने का। लेकिन तभी युंडो के सामने ryuhei आ जाता है और कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? युंडो की एकदम फटके चार हो जाती है। युंडो कहता है, नो मैन मेरी बात सुनो। नो मैन कहता है, हाँ क्योंकि हम सब हार चुके हैं और सेकंड एफिलिएट तबाह हो चुकी है, इसलिए मुझे इससे कोई भी हैरानी नहीं है कि तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहते। इसलिए मुझे लगता है तुम इस जगह को छोड़ के जाने की सोच रहे हो। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरे अंदर बस एक अफसोस बाकी रह जाएगा और वो ये है कि मैं तुम्हारे फिनिशिंग अटैक ड्रैगन फिस्ट को नहीं देख पाया। खैर मुझे लगता है तुम्हारे अपने रीजंस होंगे जिस वजह से तुम फाइट नहीं करते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम सब तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कमजोर हैं इसलिए तुम हमसे फाइट करना ही नहीं चाहते, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना ड्रैगन फिस्ट सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हो। खैर जो भी हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सफर अच्छा रहे। हान्या तुम एक अकेले कोरियन हो जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। और ये कह के जो ryuhei होता है यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो युंडो होता है पीछे से कहता है, वो सब कुछ झूठ था, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ हान्या, और मेरे इंसाफ का मुक्का वो सब कुछ झूठ था। तुमने यहाँ पे काफी सारे कैदियों को इकट्ठा करके उनके साथ गेम खेला, लेकिन मैं बस स्कूल में शरीफ बच्चों को परेशान किया करता था। मेरे पास ड्रैगन फिश नाम की कोई भी टेक्निक नहीं है। मैंने बस तुम लोगों से काफी सारे झूठ बोले थे क्योंकि मुझे यहाँ पे सरवाइव करना था। मैं कोई हान्या वान्या नहीं हूँ जो तुम सोचते हो। मैं अपना मुक्का किसी इंसाफ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी को भी नहीं मारा, मैं बस सबसे पिटता ही हूँ। मैंने तुम सबसे झूठ बोला था, इसलिए तुम चाहो तो तुम भी मुझे मार सकते हो। ryuhei अपना मास्क निकालते हुए कहता है, अच्छा तो इसका मतलब तू एक बहुत बड़ा गधा है, लेकिन मैं तेरे पिछवाड़े पे लात नहीं मार सकता। और भला मैं कैसे मारूंगा तुम्हारे लात? भले ही हमारी दोस्ती एक झूठ की बुनियाद में टिकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोस्त हैं। मैंने खुद जो जिंदगी जी है मुझे खुद उसमें गर्व महसूस नहीं होता, तो आखिर मैं तुझे इस बात के लिए कैसे परेशान कर सकता हूँ कि तू अपने स्कूल के बच्चों को परेशान किया करता था। लेकिन मैं तुझसे ये बोलना चाहता हूँ, अब किसी को परेशान मत करियो, क्योंकि अगर मैंने कभी भी देखा कि तू किसी को परेशान कर रहा है तो मैं सच में तेरे पिछवाड़े में लात बजा दूंगा। तो ठीक है, अलविदा हान्या, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी। तुझे एक ऐसा कोरियन बनना है जिसकी मैं इज्जत कर सकूं। और जो हमारा युंडो होता है ये सारी बातें सोच सोच के अभी फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि पहली बार किसी बंदे ने युंडो को इतनी ज्यादा इज्जत दी होती है और ऊपर से युंडो के अंदर सेकंड एफिलिएट से बाहर आने की खुशी भी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक किम के घर का सीन, जहाँ पे जो जेक किम की मदर होती है अभी साफ सफाई कर रही होती है। जेक किम की मदर कहती है, काफी समय हो गया, तुम्हारा स्वागत है मेरे गैंगस्टर बेटे। अभी हम देखते हैं जो जेक होता है यहाँ पे पहुँच चुका होता है। जेक कहता है, क्या गैंगस्टर बेटा? मॉम आखिर आप क्या कहना चाहती हो? जेक की मदर कहती है, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना ज्यादा गर्व महसूस होता होगा। वो बच्चा जिसको मैंने जन्म दिया अब वो एक आवारा बन चुका है, एक गुंडा बन चुका है। वो बच्चा जिसको कई साल तक मैंने पाला वो अब एक डाकू बन चुका है, एक पायरेट के जैसा बन चुका है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा बाप गैंगस्टर था
वैसा ही बेटा भी गैंगस्टर ही बना है। मुझे लगता है जो खून होता है वो पानी से सच में काफी ज्यादा मोटा होता है। जेक कहता है, आप इतना ज्यादा उदास क्यों हो? जेक की मदर कहती है, वेल बेटा तुम ये बताओ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? जेक कहता है, नहीं कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं, मुझे बस इतना जानना है कि मेरे फादर के मेरे अलावा कोई बच्चा था या फिर नहीं। जेक की मदर सिगरेट जलाते हुए कहती है, आखिर तुमने ये कहाँ से सुना? जेक कहता है, उस अजीब से दिखने वाले इंसान ने मुझे ये बताया था। जेक की मदर कहती है, अच्छा तो तुम्हारा मतलब टॉम ली से है। जेक कहता है, खैर जो भी हो, बस मुझे ये बताओ क्या मेरे फादर का सच में मेरे अलावा कोई और बेटा भी है? जेक की मदर कहती है, हाँ मुझे लगता है मैं बच्चा पैदा करने के लायक नहीं थी। तुम्हारे फादर ने इस बहाने का इस्तेमाल करा अपना जंगलीपना दिखाने के लिए, लेकिन तुम्हारे फादर भले ही कितने भी महान क्यों न हो, लेकिन उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी जब उन्होंने देखा कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। जेक, तुम्हारे फादर को जब किसी और औरत से एक बच्चा हुआ था तो वो बिल्कुल भी बदले हुए नजर नहीं आ रहे थे, वो वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो हमेशा रहते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पेट में तुम हो तो वो काफी ज्यादा खुश हुए थे। उस इंसान को इतना खुश मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। तुम्हारे बारे में सुन के वो इंसान काफी ज्यादा खुश हो गया था। लंबी कहानी को छोटे में बताती हूँ। तुम्हारा जवाब है हाँ, उस इंसान का एक दूसरा बेटा भी है और अभी वो प्रोबेबली तुमसे 7 साल बड़ा होगा। गैब्रियोंग किम का दूसरा बेटा। अब तुम पूछोगे कि वो कहाँ है और वो करता क्या है ना? इस वक्त वो एक मैक्सिकन गैंग का लीडर है। तुम पूछोगे कि वो मैक्सिको में क्यों है, तो तुम्हें बता दूं, वो मैक्सिको में इसलिए है कि जो उसको चाहिए था वो उसको अब मिल चुका है। जेक कहता है, लेकिन उसको क्या चाहिए था? जेक की मदर कहती है, इस बारे में मुझसे अब और ज्यादा मत पूछो क्योंकि ये सब तुम्हारे फादर की मौत से जुड़ा हुआ है और ये एक प्री जनरेशन की कहानी है। और जेक, कभी भी उस इंसान के मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। अभी हम फाइनली देखते हैं जेक किम के भाई को, लेकिन जेक किम के भाई का चेहरा अभी हमें ठीक से दिखाया नहीं जाता, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद जेक अपनी मदर से कहता है, लेकिन क्यों? आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हो? जेक की मदर कहती है, अगर गैब्रियोंग किम की 2 साइड हैं, एक बुरी साइड और एक अच्छी साइड, तो जेक तुम उनकी अच्छी साइड हो और वो इंसान जो तुम्हारा भाई है वो उनकी बुरी साइड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जेक होता है वापस से अपनी गैंग में आ गया होता है और बैठ के कुछ सोच रहा होता है। तभी जेक जेरी को कहता है, जेरी मेरी बात सुनो। जेरी कहता है, जी बॉस बोलिए क्या बात है? जेक कहता है, हमारे पास एक नया गोल आया है, हमें ये पता लगाना है कि मेरे फादर कैसे मरे थे। मुझे पता लगाना ही होगा कि प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के साथ क्या हुआ था, यानी कि यहाँ से गैब्रियोंग किम भी स्टोरी में इन्वॉल्व होने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पे अभी जैक बैठा होता है। अभी एक औरत जैक के पास आती है और कहती है, ये लो तुम्हारा ऑर्डर। जैक कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी ये औरत कहती है, ओ माय गुडनेस, आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ यंग मैन? क्या ये ऐसा नहीं लगता जैसे तुमने किसी से फाइट करी हो? या तुम्हें किसी ने मारा है क्या? जैक की अभी एक आंख सूजी हुई होती है। जैक कहता है, नहीं मुझे किसी ने परेशान वगैरह नहीं करा है, दरअसल मेरी किसी से फाइट हुई थी। ये औरत कहती है, लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है किसी ने तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा है। जैक शर्मिंदा होकर बात को चेंज करते हुए कहता है, क्या प्लीज आप मुझे एक स्प्राइट की बोतल दोगी? और जैक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं कितना बेकार इंसान हूँ। मुझे लगता है एक तरह से जो औरत बोल रही है वो बिल्कुल सही है। आखिर जो कुछ भी वहाँ पे हुआ था मैं उसको एक फाइटिंग कैसे बोल सकता हूँ? मैंने बस मार खाई थी। खैर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको क्या बोलूँ, क्योंकि आखिरकार मैंने बस मार ही खाई है। मैं हार गया लेकिन मेरे अलावा बाकी सब जीत गए। क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? सबके सब काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं, सिर्फ एक मैं ही क्यों हूँ जो ताकतवर नहीं बन पाया हूँ? क्या ऐसा इसलिए है कि मैं ताकतवर बनने के लायक ही नहीं हूँ? क्या मैं कचरे के ढेर के सिवा और कुछ भी नहीं हूँ? आखिर मैं और क्या सीखूं जिससे मैं ताकतवर बनूं? शिट, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे पास तो आंसू भी नहीं बचे हैं रोने के लिए, मेरे तो अब आंसू भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन तभी जो रेस्टोरेंट वाली औरत होती है हमें उसकी आवाज आती है, वो किसी को बोल रही होती है, तुम भी एक स्टूडेंट हो है ना? और अभी हम देखते हैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट और मौजूद होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है, हे वो तो जैक ली है ना? दूसरा बंदा कहता है, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
वो तो काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रहा है। ओ जैक, ये तो तुम हो। आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुमने किसी से फाइट वगैरह करी थी क्या? अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो दो बंदे आए होते हैं वो जैक और डैनियल के भी सीनियर होते हैं। इनमें से लंबे वाले का नाम होता है चोमा और छोटे वाले का नाम होता है गोंगजी। और यार, ये जो चोमा नाम का बंदा है ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है फाइटिंग में। भले ही हमने इसकी फाइट देखी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि एक बार इसने वास्को और डैनियल को बहुत ही इजीली रोक लिया था लड़ाई करने से। और अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप मेरे पुराने चैप्टर्स देख सकते हो। तो खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को, जो अभी अपनी कार में जा रहा होता है। यूजिन अभी कॉल पे जिन्यूक पार्क से बात कर रहा होता है। यूजिन कहता है, हेलो, मैं यूजिन बोल रहा हूँ। जिन्यूक कहता है, ये मैं बोल रहा हूँ। आखिर तूने मुझे ये क्या भेज दिया है? यूजिन कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब किस चीज से है? जिन्यूक कहता है, डैनियल पार्क, वो जो बच्चा तूने मुझे भेजा है, आखिर उस बंदे का चक्कर क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। यूजिन कहता है, क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? जिन्यूक कहता है, वो एक बहुत बड़ा गधा है, लेकिन उसका शरीर मेरे सारे यकीनों को तबाह कर रहा है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे मैं उसकी बॉडी के अंदर कितने भी अलग अलग तरीके के ड्रग इंजेक्ट कर रहा हूँ। वो बंदा उन सबको बर्दाश्त कर ले रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा। इस वक्त उसके अंदर इतना सारा ड्रग मौजूद है, मैंने उसके अंदर इतना ड्रग इंजेक्ट कर दिया है कि उससे एक घोड़े की जान जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक है। आखिर तूने मुझे ये भेजा क्या है? आखिर ये चीज क्या है? इस बंदे की बॉडी सिर्फ परफेक्ट ही नहीं है, बल्कि इंसानों की पीक कंडीशन पे है। आखिर तूने इस तरीके का बंदा ढूंढा कहाँ से? यूजिन कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जिन योंग, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिए थे उससे सच उगलवाने का, ना कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का। तभी जिन योंग कहता है, जब तुझसे कोई तेरा बड़ा बात कर रहा होता है तो बीच में मत बोला कर साले हरामजादे। क्या तुझे लगता है मैं तेरा कोई पालतू कुत्ता हूँ बे? यूजिन कहता है, हाँ सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे लगता है मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। देखो, तुम तो देख ही सकते हो कि मुझे भी डैनियल पार्क के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। यूजिन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इस बुढ़ाओ का धीरे धीरे दिमाग खराब हो रहा है क्या? जिन्यूंग कहता है, खैर डैनियल पार्क की चिंता मत करो तुम, उसके साथ यहाँ पे सब कुछ काफी सही से चल रहा है। और यार, अभी जो जिन्यूक होता है ना, वापस से अपनी लैब में आता है जहाँ पे हम डैनियल को देखते हैं। इस हरामखोर ने भी डैनियल की हालत पूरी तरह से खराब कर दी होती है। साले ने डैनियल को बिल्कुल गंजा कर दिया होता है और डैनियल होश में नहीं होता, भले ही उसको नींद नहीं आई होती। डैनियल की आंखें ऐसी होती है जैसे वो नशे में होगा। जिन्यूंग अभी भी कॉल पे बोल रहा होता है, वेल, क्योंकि इसके ऊपर ड्रग्स काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उसको बहुत सारे ड्रग्स चढ़ा दिए और इस वजह से ये काफी अजीब अजीब सी चीजें बोल रहा है, इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। डैनियल अभी बोल रहा होता है, मतलब पागलों जैसी हरकत कर रहा होता है डैनियल भी बोलने की कोशिश कर रहा होता है। मुझे उठाओ, कोई मुझे उठाओ, इनो प्लीज मुझे उठाओ, तुम कहाँ हो? ओ हाँ, इनो तो इस वक्त घर पे नहीं है, वो जे के घर में है। अगर ऐसा है तो मुझे कौन उठाएगा? मुझे क्या कोई भी नहीं उठाएगा? ये सारी बातें तो वो होती है जो डैनियल अपने मुंह के बाहर बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपने मन के अंदर भी कई सारी बातें बोल रहा होता है। डैनियल कहता है, आखिर कितना समय गुजर चुका है, मुझे समय का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये इंसान ना ही मुझे खाना दे रहा है, ना ही मुझे सोने दे रहा है। खाने के नाम पे ये बस आईवी ड्रिप्स हैं जो मेरे अंदर जा रही हैं। जब भी मैं बेहोश होने वाला होता हूँ या फिर सोने वाला होता हूँ, ये मुझे एक इंजेक्शन लगा के उठा देता है। उस इंजेक्शन की वजह से मुझे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन मैं सो नहीं पाता। वो इंजेक्शन मुझे सोने नहीं देता और ना ही ठीक से जगने देता है। मेरी हालत अभी ऐसी हो गई है, मैं अभी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। मेरी असली बॉडी धीरे धीरे मर रही है। मुझे नहीं पता तब से कितना टाइम बीत चुका है जब से मेरी असली वाली बॉडी जमीन में पड़ी है। मेरी असली बॉडी ने तब से कुछ भी नहीं खाया है। आखिर मैं क्या करूँ? मेरी ये वाली जो बॉडी है, इसको आईवी ड्रिप्स की मदद से थोड़ी सी तो एनर्जी मिल रही है, लेकिन मेरी दूसरी बॉडी कमरे में अकेले सड़ रही है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं? कोई मुझे बचाओ। मतलब यार, आप समझ सकते हो कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिन्यूक पार्क डैनियल को ना ही सोने दे रहा है ना ही जगने दे रहा है। इस वजह से ना जाने डैनियल की दूसरी वाली बॉडी, जो उसकी ओरिजिनल बॉडी है, वो कब से जमीन में पड़ी हुई है। डैनियल की असली वाली बॉडी अभी काफी ज्यादा कमजोर भी लग रही होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डैनियल की असली वाली बॉडी कमरे में पड़े पड़े सड़ सकती है। इसके बाद जो जिन्यूक होता है वो डैनियल के पास आता है और कहता है, हे क्या हुआ?
तुझे अभी हंसी नहीं आ रही है? जब तू पहले दिन यहाँ पे आया था उस दिन तू स्माइल कर रहा था और बोल रहा था कि चलो बात करके सब कुछ निपटाते हैं। तू बिल्कुल बड़े लोगों की तरह बात कर रहा था। तो ठीक है, आज के दिन मैं तुझे कुछ अलग देने वाला हूँ। क्या तूने कभी ट्रुथ सीरम का नाम सुना है? डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ड्रग्स की वजह से अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी काफी ज्यादा लाचार महसूस कर रहा हूँ। आखिर ये इंसान मुझे क्या बोल रहा है? और जो जिन्यूक होता है अभी एक इंजेक्शन तैयार कर रहा होता है और कहता है, ये प्रोपोफॉल का एक बेस इंग्रेडिएंट है और इसकी मदद से लोग जो कुछ भी बोलते हैं वो सब कुछ सच होता है। चाहे लोगों ने अपने अंदर कोई भी राज छुपा के रखे हो, लेकिन अगर एक बार मैं ये किसी के अंदर इंजेक्ट कर दूं तो वो सब कुछ सच बोलेगा। यहाँ तक कि इसके इफेक्ट को तू भी अवॉइड नहीं कर सकता। मैंने ये इंजेक्शन स्पेशली तेरे लिए बनाया है, तेरी परफेक्ट बॉडी के लिए। तो ठीक है डैनियल पार्क, चलो जानते हैं आखिर तू क्या छुपा रहा है। डैनियल को दोबारा से सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और कहता है अपने मन में, नहीं, मुझे दोबारा से अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे सब धुंधला दिख रहा है। अभी जो यूजिन होता है वो जिन्यूक के साथ कॉल पे ही होता है। जिन्यूक कहता है, तो यूजिन तू ये सुनने के लिए तैयार है? यूजिन कहता है, बिल्कुल। तो फाइनली अब मुझे पता चल सकेगा कि ये इंसान कौन है। जिन्यूक कहता है, तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जिन्यूक डैनियल के बिल्कुल कान के पास आता है और अपना मोबाइल स्पीकर में रख के डैनियल के पास लाता है और कहता है, तो डैनियल पार्क बता आखिर तू कौन है? और डैनियल को क्योंकि ट्रुथ सीरम लग चुका होता है इसलिए अब वो झूठ नहीं बोल सकता, उसको सच ही बोलना होगा। डैनियल कहता है, मेरा नाम डैनियल पार्क है और मैं जे हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। जिन्यूक कहता है, बहुत अच्छे, और बता। डैनियल कहता है, डिटेक्टिव हॉन्ग ने मुझे कहा था कि मैं वर्कर्स की छानबीन करूं। जिन्यूक कहता है, आखिर ये डिटेक्टिव हॉन्ग कौन है और वो हमारी जासूसी क्यों करना चाहता है? डैनियल कहता है, वो चार्ल्स चोई को अपने जाल में फंसाना चाहता है। अभी जो यूजिन होता है वो कॉल पे बोल रहा होता है, ठीक है, मुझे लगता है मुझे पता है कि डिटेक्टिव हॉन्ग कौन है। लगता है इस खेल में कोई और भी शामिल हो चुका है। इसके बाद जिन्यूक कहता है, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तो डैनियल पार्क, तो मुझे बता आखिरकार तू है क्या? आखिरकार तेरा वो सबसे काला गहरा राज क्या है जो तू सबसे छुपाता है? डैनियल कहता है, मेरा सबसे गहरा राज मेरा शरीर। यूजिन भी कान लगा के हैरान होकर सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है, क्या इसका शरीर? डैनियल कहता है, जिस जगह में अभी मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मुझे एक नया शरीर मिला। मेरे पास 2 शरीर हैं। और ये सुन के जिन्यूक और यूजिन दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग यार क्या ही बोलूं, यहाँ से मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है और अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और सबसे जरूरी बात, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।